बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। और बहुत दिनों से बच्चों को ये था कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने वाले हैं और देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसको बहुत ही बेहतर ढंग से बताऊंगा कि कहीं भी आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख करके कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में अधिक है, उन बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो आज से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि यूनिट 2 का ये आपका टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसको देख लीजिए कि अगर आपके सिलेबस को देखते हैं तो आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में है यूवी स्पेक्ट्रम है। दूसरा आपके सिलेबस में क्या है, आईआर है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और जो तीसरा आपके सिलेबस में है, वो तीसरा आपके सिलेबस में क्या है, वो है आपका एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी साथ में है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो कुल मिलाकर के हमारा पूरा फोकस केवल इसी तीनों पर होगा। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फुल मार्क्स के आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रम देखना है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखना है। इन सबको देखने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ क्यों रहे हैं, और इसको पढ़ने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखेंगे। तब हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना भाई, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही हमको है, क्या करने के लिए। तो देखिए मान लीजिए आपने कोई मटेरियल बनाया, कोई कंपाउंड बनाया, और आपने जो कंपाउंड बनाया है उसमें आपको ये पता लगाना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके एलिमेंट क्या क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों को आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, तब हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल फंक्शनल ग्रुप को बताने के लिए। किसको बताने के लिए, कि कोई भी कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये क्या है, ये बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मटेरियल है उसमें एलिमेंट क्या हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनको बताने के लिए भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर कोई मटेरियल बनाया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसको बताने के लिए। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो टेक्निक हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्निक में जो अमाउंट लगता है वो बहुत ही कम लगता है। मान लीजिए आपने कुछ सिंथेसाइज किया, और आपने सिंथेसाइज किस में किया है, मिलीग्राम में किया ऐसा, और ये मिलीग्राम में आपने किया है। अब आपको चाहिए भाई इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अमाउंट लगता है वो मिलीग्राम में ही लगता है, और वो जो अमाउंट होता है वो खराब नहीं होता है। आप मान लीजिए यूवी किया है तो उसी से आप आईआर भी कर सकते हैं, उसी से आप एनएमआर भी कर सकते हैं, और फिर वो आपको वापस भी मिल जाएगा। यानी इसमें कोई भी जो मटेरियल जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ है वो जो है कंज्यूम नहीं होता है, और उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ पे करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के नाते हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी ड्रग हमें बनाना है, कोई ड्रग की सिंथेसिस करनी है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या ले रखा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसको भी जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इस समय की कॉमन टेक्निक है किसी भी सिंथेसाइज्ड मटेरियल को जानने के लिए। तो इन सभी के नाते हम इसको जान रहे हैं। अब देखने जा रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है।
तो करने का टेक्निक क्या हमारे पास है, हम किस तरीके से इसे कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान देते हैं। तो जब देखिए, ये आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा इस पूरे के चैप्टर को। तो जब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए होता क्या है, कोई मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है ऐसा, और इस मटेरियल से क्या करते हैं हम लोग हैं, इस मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस रेडिएशन को पास करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जो पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, ये जो पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, उसके नाते क्या होता है, उसके नाते जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनमें या तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, या क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, या क्या होता है, रोटेशन होने लगता है। तो उन्हीं चीजों को देख करके हम बता पाते हैं कि एक्चुअली इसमें कौन सा एटम है और कौन सा ग्रुप है। तो हम क्या यूज करते हैं, हम अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका जो स्पेक्ट्रम रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि उसका क्या रेंज है स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका रेंज देखिए। तो देखिए है क्या कि गामा रेज जो है, गामा रेस से स्टार्ट हो रहा है, या कॉस्मिक रेस कहते हैं आप इसको है, और ये कहां तक जा रहा है, तो ये गामा रेस से ऐसे बना देगा, इस तरीके से बनाते हैं। गामा रेस से देखिए कहां तक जा रहा है, तो ये कहां तक जा रहा है आपका, रेडियो वेव तक, रेडियो वेव्स तक जा रहा है। तो गामा रेस क्या है, गामा रेस में आप देखोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप ऊपर से नीचे के साइड में आएंगे, ऐसे आएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। कहां से, गामा रेस से रेडियो बेस तक आएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी और साथ में फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। क्लियर है? तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी जो होगी कम होती जाएगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। यानी अगर देखें तो यहां से यहां तक वेवलेंथ में वृद्धि होती जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एनर्जी भी कम होती जाती है। यानी यहां वेवलेंथ कम है, सबसे कम होगा, और इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। गामा रेस के बाद किसकी बारी आती है, तो गामा रेस के बाद किसकी बारी आती है, एक्स रेस की आती है। एक्स रेस, एक्स रेस के बाद किसका आता है, एक्स रेस को आपके बाद देखें तो इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। ऐसा अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद क्या होता है, विजिबल आता है, विजिबल रेज आता है। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका IR आता है, इंफ्रारेड आता है ऐसा। और इसके बाद इंफ्रारेड के बाद कौन सा आता है, माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव ऐसा। और सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है, रेडियो वेव्स ऐसा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए होगा क्या, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है ऐसा। तो अगर एनर्जी कम होती जा रही है तो उसका प्रभाव भी कम होता जाएगा, किसके ऊपर, मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा उस मॉलिक्यूल या एटम में। और ये ट्रांजिशन कितने प्रकार का हो सकता है, तो ये ट्रांजिशन 3 प्रकार का हो सकता है।
कौन कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं? तो इस बात को समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो जल्दी समझ लीजिए, फिर इसको हम कोरिलेट करते हैं ट्रांजिशन और एनर्जी को। तो पहले ये समझ लीजिए कि ट्रांजिशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो जब देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसा ट्रांजिशन हो सकता है कि कोई जो है ई एनर्जी लेवल में है ऐसे, और एक दूसरा एनर्जी लेवल आपका E1 है, इसको E1 ही कर देते हैं, और दूसरा एनर्जी लेवल E2 है ऐसे, और एक तीसरा एनर्जी लेवल E3 है। ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल्स है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाए। ऐसा हो सकता है। इसको जानने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर है? तो यहां पर एनर्जी ज्यादा आवश्यक है, लेकिन इस एनर्जी लेवल के बीच में क्या होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल भी होते हैं। तो मान लीजिए एक वाइब्रेशन लेवल ये है और एक वाइब्रेशन लेवल ये है, यानी ये V1 है और ये भी आपका V1 डैश है ऐसे। तो ये वाइब्रेशन लेवल है। मतलब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेशन लेवल में भी जंप करता है, ऐसे जा सकता है, ऐसा सकते हैं। लेकिन इस वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल भी होता है, यानी इस वाइब्रेशन लेवल के अंदर क्या है, रोटेशनल लेवल भी है ऐसे। देखिए ऐसे, ये रोटेशनल लेवल्स हैं इस तरीके से। क्या है ये रोटेशनल लेवल? किसे दिखाएंगे? R से दिखा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं R1, इसको R1 डैश, इसको R2 डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा या उसमें वाइब्रेशन होगा या उसमें रोटेशन होगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रखा है। अब देखिए, मान लिया कि हम स्टडी किसका कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरे का कर रहे हैं या हम यूवी का कर रहे हैं ऐसा। तो देखिए इसकी एनर्जी क्या है, अधिक है, अधिक है ना भाई एनर्जी। तो अगर इसकी एनर्जी अधिक है तो ट्रांजिशन कौन सा होगा? ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जाना जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर देता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में क्या यूवी है, यानी यूवी किसका एग्जाम्पल है? यूवी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। यानी अगर हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताइए, तो मतलब यूवी के बारे में पूछ रहा है। बात क्लियर हुई भाई? क्यों यूवी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी है, और साथ में वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है ऐसा। अगला ये, तो यूवी विजिबल, एक दोनों साथ में पढ़ते हम लोग हैं, तो इसके नाते इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब देखिए नीचे आप आएंगे तो एनर्जी कम होती जा रही है। अगर आईआर की बात करें तो आईआर में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचा दे। इतनी एनर्जी आईआर में नहीं है, यानी आईआर रेडिएशन में इतनी एनर्जी नहीं है। उसमें क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, यानी एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन के लेवल में जाएगा, यानी उसमें आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगा। तो अगर आईआर की बात करें तो आईआर किसका एग्जाम्पल है? तो आईआर है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। कौन? आईआर। आईआर भी हमारे कोर्स में है। तो अगर हमसे कोई कहता है कि भाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताइए, तो मतलब आईआर पूछ रहा है, केवल उसमें वाइब्रेशन हो सकता है। एनएमआर जो है उसमें जो यूज करते हैं हम लोग हैं रेडिएशन, वो होती है रेडियो वेव्स होती है। तो रेडियो वेव्स होने के नाते कैसा दिखाई देगा? तो केवल आपको रोटेशनल दिखाई देगा। तो स्पिन में चेंज होता है, रोटेशन में चेंज होता है। यानी ये किसका एग्जाम्पल होगा? अगर हमसे कोई कहता है एनएमआर बताइए, तो एनएमआर किसका एग्जाम्पल होगा? एनएमआर होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल। ओके, अब देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, तो उसमें देखिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी पाया जाएगा और रोटेशनल ट्रांजिशन भी पाया जाएगा।
होगा ना भाई, पर ये दोनों तो पाया ही पाया जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्योंकि तीनों चीजें होती हैं उसमें। आपको रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। अगर किसी में वाइब्रेशनल हो रहा है तो उसमें रोटेशनल भी होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है रोटेशनल की। और किसी में रोटेशनल केवल पाया जा रहा है तो केवल रोटेशनल ही होगा, वो सिंपल टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में कितने प्रकार का ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ले रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और साथ ही साथ क्या होगा, रोटेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपको पढ़ना है ये तीनों 3 टाइप के हैं। अगर आपको यूवी कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एग्जाम्पल है, अगर आपको कहा जाए आईआर बताइए तो वाइब्रेशनल का एग्जाम्पल है, और अगर एनएमआर कहा जा रहा है तो ये रोटेशनल ट्रांजिशन का उदाहरण है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए, आपको जानना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा तो वहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। हम लोग जो कल से स्टार्ट करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, और उसमें विस्तार से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। तो कल से हम स्टार्ट इसको कर रहे हैं अच्छे से टॉपिक को। आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, किस किस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देखना है, उनमें कैसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो कल हम लोग फिर मुलाकात होगी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। ओके, थैंक यू।